चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं पेपर 4 भाग 3। ठीक है, इसके बाद धर्मेंद्र सर की क्लास होगी, वो पेपर 4 पार्ट 2 को आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग चर्चा करने पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस। ठीक है, बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता कि हमको पढ़ना क्या है। पेपर 4 पार्ट 3 ऑलरेडी इतना वास्ट है कि यहाँ पे 4-5 सब्जेक्ट कंबाइन है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर इसी में आता है। अगर आप देखोगे पेपर 4 पार्ट 1, 2 और 3, सबसे ज़्यादा नंबर यहीं पे आता है। मेरा पिछले साल 39 नंबर आया था और इसी के दम पे मेरा 84 नंबर आया था। ठीक है, तो पेपर 4 पार्ट 1 में केवल 29 नंबर था और मैथ्स में 10 नंबर था, 20 नंबर था। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना आपका, एक तो वास्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन नंबर भी यहीं से आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ फैक्चुअल भी हैं और आपके बहुत सारी चीज़ एनालिटिकल भी आते हैं। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपके 10वीं 12वीं जो पढ़े होगे, कंप्यूटर में पढ़े होगे, वो सब क्वेश्चन पूछा है। जैसे हम लोग देखते हैं सिलेबस में, आपका पहला सिलेबस है ग्रामीण भारत में आईटी की भूमिका। अब आप बताओ, ग्रामीण भारत में जितने भी आईटी होते हैं, जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, उमंग यूज कर रहे हो, क्यूआर कोड यूज कर रहे हो, यूपीआई यूज कर रहे हो, वो हर चीज पूछ देता है। एक गांव में जैम पोर्टल है, उससे खरीदी बिक्री की जाती है। गांव में जितने भी चीजें ऐप के थ्रू यूज होती है, कृषि संबंधित हो, टेली मेडिसिन हो, टेली एजुकेशन हो, वो हर चीज किस में आ जाता है, इस सेक्शन में आ जाएगा। देखो लिखा भी हुआ है, ये हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, कंप्यूटर का आधारभूत आपको ज्ञान होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। जैसे कि एलसीडी का फुल फॉर्म पूछ देता है कभी कभार। ठीक, नॉर्मल पूछ देगा 4 इनपुट डिवाइस बताओ, 4 आउटपुट डिवाइस बताओ। तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर भी नहीं पढ़ना है। कंप्यूटर ऐसा पढ़ना है जैसे कि आपका सबसे पहले तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, मॉनिटर और कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि सीपीयू के बारे में पढ़ लेना है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर पढ़ लेना है। सॉफ्टवेयर बाद वायरस, एंटीवायरस। ठीक है, सॉफ्टवेयर दो प्रकार होते हैं, एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी उसी का भाग है एप्लीकेशन का, तो वो चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा साथ साथ कुछ बेसिक जो शॉर्टकट होता है, जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ देगा। ठीक है, वो 2 नंबर में आ जाता है। जैसे पिछले साल पूछ दिया था, पिछले का पिछले साल पूछा था शायद, शॉर्टकट कीज। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और एग्जाम में नाम पूछते हैं सीधा। तो यहाँ पे कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। आईटी में कंप्यूटर क्या भूमिका होगी, आर्थिक वृद्धि के लिए सॉफ्टवेयर का विकास क्यों किया गया है, साथ साथ आईटी के वृहद अनुप्रयोग। अब आईटी के प्रयोग कहाँ का किए जा रहे हैं, वो हर क्षेत्र जहाँ आप देख रहे हो, गर्भ से कब्र तक किसका प्रयोग किया जा रहा है, आईटी का। आज जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र तक की प्रक्रिया किस क्या हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुकी है ना। तो आईटी कहाँ प्रयोग हो सकता है, वो आप जितना भी देख रहे हो सब आजकल क्या है, आईटी है। समझ रहे हो ना। तो आज हम लोग देखो डिजिटल में कर रहे हैं, ये भी आईटी है। शिक्षा में, एजुकेशन में जाएंगे, एजुकेशन का हो गया। मेडिसिन में जाएंगे तो मेडिसिन में क्या है आजकल, वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर लगे रहते देखते हो, वहाँ भी क्या है, आईटी का प्रयोग हर इस फील्ड में। चाहे कृषि देखें, उससे आपका हेल्थ देखें, एजुकेशन देखें, ठीक, हर सेक्टर में आजकल उद्योग देखें। मछली पकड़ने के लिए भी आजकल वो आ रहा है, सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, कहाँ पे मछली ज़्यादा मिलेगी, इसको समुद्र में यूज़ करते हैं। तो इन हर चीज़ के लिए क्या है, एक आईटी का बृहद प्रयोग किया जा रहा है। तो ये जनरल क्वेश्चन है और यहाँ से 2 से 4 नंबर क्वेश्चन आता है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, अभी क्या है, एआई का प्रयोग आ गया है। अब इस साल एआई से क्वेश्चन पूछा गया था कि कृषि में एआई का प्रभाव बताइए। ठीक है, तो एआई से क्वेश्चन ज़्यादा था। तो एआई क्या है, वर्तमान युग है। अब आप वर्तमान युग के साथ आपको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आईटी की बात कर रही है और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की जब बात होती है तो एआई का यूज़ आज लगातार बढ़ रहा है। आज हर चीज़ें क्या हो चुकी है, कुछ हर चीज़ में एआई आ चुका है। आप व्हाट्सअप चलाते होगे, वहाँ पे मेटा आ चुका है। जब फेसबुक चलाते होगे, उसमें नीचे कुछ कमेंट करो, अपने आप लिखा हो जाता है, आपको लिखने का मौका नहीं दे रहा वो। जैसे आप किसी का बर्थडे विश किए तो थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे एंड मैनी मोर, अपने आप आ जाता है लिखा हुआ। मतलब कोई आदमी हैप्पी बर्थडे टाइप करने का मौका नहीं दे रहा आपको। समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ हो चुकी है। व्हाट्सअप में आप कुछ लिखोगे, आजकल अभी नया व्हाट्सअप इंस्टॉल करोगे तो उसमें आप कुछ लिखोगे तो अपना सजेशन देता है कि आप इसमें और क्या लिख सकते हो आगे। तो ये चीज़ें क्या है, आईटी के तहत आगे बढ़ रही है और एआई का ज़माना आ चुका है। आज 5G से आप 6G में हम लोग आने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और ये कोई बुक में नहीं मिलेगा। इसके लिए करना क्या है, आपको सीधे आप नेट में डालो और जो अदर स्टेट होते हैं या फिर यूपीएससी वाले, वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, ये सब नेट में खोज खोज के आपको पढ़ना पड़ेगा। मार्केट में बुक्स हैं, कुछ बुक्स अच्छे हैं और कुछ बुक्स में बहुत सारे नॉलेज है नहीं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको नेट पर और एआई का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एआई के लिए एआई का यूज़ करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संसाधन से। अब ये मैं बोला इसलिए इसको करना है आपको कि ये आपके मेहनत का है। ये पार्ट जो है सेल्फ नोट्स बनाने का है। अगर आप किसी बुक पर डिपेंड रहोगे तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपका 50 नंबर आता है, 50 मार्क्स आप खींच सकते हो यहाँ से। क्यों खींच सकते हो, क्योंकि ये व्यवहारिक नॉलेज है, नाम ही है
अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान, ठीक है। और इस पे आप अपना नोट्स बना करके जितना बेहतर हो सके इसको आप 2-4 मार्केट से जो भी अच्छे बुक्स होंगे आप उसको फॉलो करिए और अपना नेट पे डाल करके इससे एक अच्छा आप नोट्स बना लीजिए। इससे क्या होगा कि जो चीज़ें इसमें नहीं है बुक में वो आपको उसमें मिल जाएंगी। किसमें मिल जाएगा? नेट पे मिल जाएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। कहाँ कहाँ इसका विकास होता है। जैसे एक बार पूछा था ई चौपाल को पूछा था, ई चौपाल क्या है? नाम से क्या लग रहा है? चौपाल। चौपाल कहाँ होता है? गाँव में। अब कृषि समस्या को समझाने के लिए ई चौपाल बनाया गया था। गाँव में मौसम संबंधी जानकारी, कृषि संबंधी जानकारी के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होता था जिसमें सभी गांव के किसान जुड़ते थे और चौपाल गांव में होता है, बैठते थे तो वह सारी समस्याओं का समाधान होता था ई चौपाल के माध्यम से, ठीक है। इसको पूछा गया था 2 नंबर में 2018-19 में जब भी पूछा होगा। आप देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके लिए सबसे अच्छा क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको सबसे अच्छा चीजें मिले कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा है ऊर्जा संसाधन से। ऊर्जा संसाधन में क्या आता है? ऊर्जा की मांग, नवीनीकृत अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत, मतलब कि आपका नवीनीकृत रिन्यूएबल एनर्जी, और जो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या आता है आप जानते हो? सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। अनवीनीकृत में कोयला, पेट्रोलियम, डीजल। तो इन सब बारे में पूछता है। ये सब आप पढ़े चुके हो बचपन में, तो कहीं ना कहीं आप पढ़े होगे, ठीक है। तो जनरली ये सब कुछ आता है। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा का विकास कैसे हुआ देश में, उसका योगदान, विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, कृषि का उद्भव, कृषि विज्ञान में प्रगति, भारत में फसल, उर्वरक, कीट नियंत्रण, भारत में रोगों का परिदृश्य। मतलब खेतों में जो खैरा रोग लगता है, झुलसा रोग लगता है, इन सब बारे में पूछ रहा है। जो खेती किसानी करते होंगे वो अच्छे जानते होंगे, ठीक है। इन सब में कौन सा केमिकल यूज होता है, यूरिया के बारे में पूछ सकता है, अनुपात पूछ सकता है। तो ये सब जनरल चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें जनरल चीजें हैं जो आपको नेट में भी खोजने मिलेगा। साथ साथ आपको एनसीईआरटी के जो बुक, तो देखो यहाँ से ना लगभग आपका ये जो ग्रामीण भारत सूचना पत्र यहाँ से 2-4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऊर्जा संसाधन से आपका क्या है? कृषि, ये आपका एक अलग टॉपिक है, ठीक। यहाँ पे है रिन्यूएबल एनर्जी, ये ऊर्जा वाला है। ऊर्जा वाला में यहाँ तक है। इस बार एक कृषि वाला आता है। तो ये दोनों मिलाकर के लगभग 10 से 15 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। जिसमें देखना आपका पूछ देगा कि यूरिया का अनुपात क्या है, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी PYQ आप देखना वहाँ पे, ठीक है। कृषि के बारे में पूछता है। कृषि में जैसे इस साल आया था 8 नंबर में, कृषि में AI का प्रयोग, ठीक है। तो ये एक अलग चैप्टर है जिसको घुसा दिया है ऊर्जा वाले में। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये ऊर्जा का है यहाँ तक, प्रौद्योगिकी के विकास तक लेकर के, और ये वाला जो है आपका कृषि है। तो एग्रीकल्चर पढ़ना है यहाँ पे आपको। और ये जनरल चीजें हैं, कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। कृषि का उद्भव कैसे हुआ? हम प्राचीन काल में कटाई वाला कृषि करते थे और आज क्या करते हैं? हार्वेस्टर, थ्रेसर, और किस में आ चुके हैं? नांगर वांगर छोड़ करके किस में आ चुके हैं? हल में आ चुके हैं, ठीक है। तो परंपरागत तकनीक से आधुनिक तकनीक पहुंच चुके हैं। तो कृषि का उद्भव कैसे हुआ इसको पढ़ना है, ठीक। उस बात क्या है? कृषि विज्ञान में प्रगति कैसे हुई? तो कृषि विज्ञान में प्रगति वही है कि हम प्राचीन तकनीक को छोड़ करके अब नवीन चीजें अपना रहे हैं। अब कृषि में AI का यूज कर रहे हैं, इसलिए इस बार AI पूछा था। भारत में फसल का प्रभाव क्या पड़ रहा है, फसल कैसे नष्ट हो रहा है, कौन कौन से कीट लग रहे हैं, इन सब बारे में पढ़ना है। उसके लिए कौन सा मेडिसिन यूज होता है, कौन सा केमिकल यूज होता है, और कीट नियंत्रण, उसको नियंत्रण कैसे करेंगे। जैसे एक बार आया था पिछले साल 2023 में कि कीट को नियंत्रित करने के लिए मानव कैसे कीट नियंत्रण करते हैं, वो वाला कोई क्वेश्चन था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। पूछा गया जैविक नियंत्रण पूछा गया था 2 या 4 नंबर में। तो जैविक नियंत्रण कैसे होगा? रासायनिक नियंत्रण होता है, भौतिक नियंत्रण, 3 प्रकार के नियंत्रण होते हैं कीट को नियंत्रित करने के लिए। या तो आप खुद से हाथ पकड़ पकड़ के मारो, ठीक है, या जाल में फंसा के मारो, है ना, या फिर आप केमिकल डाल के मारो। तो ये जैविक नियंत्रण पूछा गया था, जैविक नियंत्रण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये 2 नंबर या 4 नंबर में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं क्वेश्चन आते हैं, दोनों मिला करके 8-10 से 15 नंबर क्वेश्चन आता है। सबसे बड़ा आपका चैप्टर है ये जैव विविधता और उसका संरक्षण। लगभग 20 से 25 नंबर क्वेश्चन यही से आता है, ठीक है। टोटल अगर आप पार्ट बांटोगे ना तो यहाँ से देखो, ये पर्यावरण प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये आपका 25 नंबर का, ठीक है। ये 25 और ये 25, ये अकेला ये जो चैप्टर है जैव विविधता और संरक्षण, यहाँ से 20 से 25 नंबर का आता है। और नीचे दोनों मिलाकर के 20 से 25 नंबर, और ये ग्रामीण भारत में प्रौद्योगिकी और ऊर्जा दोनों मिलाकर के 20 से 25 नंबर। तो 75 मार्क्स का है ये आपका। और 75 मार्क्स को ये 3 भागों में डिवाइड कर दोगे तो आपका 3 मेजर यूनिट है। ये दोनों यूनिट मिलाकर के 1 मान लो तो आपका 25 नंबर। इसको अगर लिखें तो 25 नंबर, इसको लिखें 25 नंबर। इस साल प्रदूषण से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो ऐसा कोई साल नहीं था जिसमें प्रदूषण से क्वेश्चन ना आया हो। हर साल एक नया प्रदूषण आता था और फिक्स था 15 नंबर का।
उसमें मेरे को 13 नंबर मिला था, पिछले साल पूछा था, ठीक है, मृदा प्रदूषण। तो प्रदूषण में कभी भी ना हमेशा प्रदूषण आएगा तो उसमें एक चीज आप याद रखना, उसके दो ही कारक होंगे, एक तो होगा मानवीय कारक, एक होगा प्राकृतिक कारक। कोई प्रदूषण हो, प्राकृतिक कारक जो नेचुरली होता है जैसे कि बाढ़, भूकंप, ना सूखा, और मानवीय कारक क्या है, जो हम पेड़ काट रहे हैं, कर रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है जिसकी वजह से, तो मानव जिस वजह से प्रदूषण फैला रहा है वो सब क्या है, मानवीय कारक। और जिस प्रकृति के द्वारा हो रहा है, जैसे कि अभी भूकंप आ गया उत्तराखंड में, उससे क्या हुआ, प्रदूषण हुआ, वो क्या है, प्राकृतिक कारक। वो कई तरीके से, लेकिन वो अल्प समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जो मानव कर रहा है इससे दूरगामी प्रभाव दिख रहा है। ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है ना। आज टेम्परेचर सबसे गर्म वर्ष हो चुका है 2025, 2023 को पढ़े थे हम लोग सबसे गर्म वर्ष, फिर 24 पढ़े, अब हम लोग 25 से पढ़ चुके हैं। वेनेजुएला अपना लास्ट ग्लेशियर खो दिया पूरी दुनिया का, हमबोल्ट धारा, ठीक है, हमबोल्ट धारा जो था वो लास्ट ग्लेशियर था, वो भी खो चुका, ग्लेशियर ही पिघल गया, है ना। अब धीरे धीरे हिमालय की बारी है, जब पिघलेगा तो क्या होगा, जल स्तर बढ़ेगा। आज जो है इंडोनेशिया अपनी राजधानी चेंज कर रहा है, नूसा तारा, पता है ना। तो ये सब चीजें क्या है, करंट के इश्यू है, और यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछता है। अब आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये करंट के इश्यू रखते हैं, उसको स्टैटिक जीके में जोड़ करके पूछ दिया जाता है। तो इस पार्ट के लिए आपको करंट अफेयर्स भी क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। एक साल IUCN से क्वेश्चन आया था। तो पर्यावरण प्रदूषण में क्या आता है, जितने प्रदूषण के प्रभाव कैसे होते हैं, और हर प्रकार का प्रदूषण आपको पढ़ना है, और हर प्रदूषण में केवल दो ही कारक याद रखना है, मानवीय कारक और प्राकृतिक कारक, और उसको प्राकृतिक कारक में जो जो कारक आते हैं उसको डील करना है, ठीक है। मेरा अपना कॉपी होगा तो मैं दिखाऊंगा, उसमें मैंने ऐसे डील किया था और पॉइंट वाइज लिखा था। लास्ट में हमेशा इसमें निष्कर्ष आपको लिखना है, क्या लिखेंगे प्रदूषण में, निष्कर्ष आपको लिखना जरूरी है यहाँ पे, कंक्लूजन, ठीक है। फिर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यहाँ से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, हर बार एक क्वेश्चन आता था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से, अभी 2-4 साल से नहीं क्वेश्चन आ रहा है। नगरीय औद्योगिक ठोस कूड़े करकट का प्रबंधन कैसे होता है, उसके कारण, प्रभाव, नियंत्रण और प्रदूषण के नियंत्रण के में व्यक्ति की भूमिका, ये एक अलग चैप्टर है कि प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है। ये आप अच्छे समझ सकते हो कि आपके सामने अगर कचरा दिख रहा है तो उसमें आपकी क्या भूमिका है, ठीक है, तो आपको कैसे नियंत्रित करोगे। इसके लिए कोई बुक्स में आपको आंसर नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो उसका निपटान कैसे किया जाए, समझ रहे हो। तो ये चीजें आपकी क्या है, एनालिटिकल चीजें हो जाती हैं। लेकिन ये जो है आपका करकट का प्रबंधन, जैसे 3R प्रोसेस होता है, ठीक है, वो रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। तो उसका कारण क्या हुआ है, प्रभाव क्या है, नियंत्रण, समाधान। जैसे आप कचरा गाड़ी आता है, फिर उसको उठा के ले आता है, डंप करता है, फिर वहाँ चीज़ें क्या करती हैं, अलग करते हैं, ठोसा गीला कचरा और सूखा कचरा। फिर उसमें से जो प्लास्टिक चीज़ें होती हैं वो सबको अलग करके फिर ये यार्ड में ले जाते हैं, फिर वहाँ से उसको कंप्रेस करते हैं, फिर उसको रिसाइकल कर जाता है, फिर वापस आता है। तो ये सारी चीज़ें के इसको लिखना है यहाँ पे, और ये आपके बहुत ईजी है, आपका 15 नंबर में पूछा गया है। आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे 3-4 बार क्वेश्चन आए यहाँ से। तो यही बोल रहा हूँ कि ये दोनों मिला करके ना आपका 25 नंबर क्वेश्चन यही से आ जाता है, अगर आप देखोगे तो। अभी पिछले साल नहीं पूछा था यहाँ से, इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है आपका जैव विविधता उसका संरक्षण से, ठीक है। इसमें आपका जैव विविधता के बारे में पूरा पढ़ाई करना है, साथ ही साथ आपको IUCN के बारे में पढ़ना है। हर साल एक क्वेश्चन आता है ये जैव विविधता के क्षति से, जैसे IUCN में कौन कौन से लिस्ट में है, 15 नंबर में पूछा गया था एक बार 2-3 साल पहले, ठीक है। संकटग्रस्त, संकटापन, ये प्रजाति के बारे में पूछा गया था, तो ये पूछा गया है, ठीक है। और हमेशा इन सीटू एक्स सीटू, ये फेवरेट टॉपिक है उसका। जैव विविधता संरक्षण में 2 प्रकार के होते हैं, संस्थितिक, असंस्थितिक। इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, इन सीटू एक्स सीटू। इन सीटू जब उसके घर के अंदर हम लोग कंजर्व करते हैं, है ना, और जब हम लोग घर के बाहर करते हैं, जैसे कि आपका राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी बॉटनिकल गार्डन हो गया, जू हो गया, अब कानन पेंडारी में से शेर ला करके उसको रख रहे हैं और हम लोग उसका संरक्षण कर रहे हैं, तो क्या हो गया वो एक्स सीटू। लेकिन जब हम लोग अभ्यारण्य में, मान लो तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, ठीक है, या गुरुद्वार राष्ट्रीय उद्यान है, और उसका संरक्षण वहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, इन सीटू। और ये भी बार बार क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, ठीक। जैव विविधता से क्वेश्चन तो ये आता है, ये आपको याद रखना है कि ये सारी चीजें क्या है, सबसे ज्यादा पार्ट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा, जैव विविधता उसका संरक्षण। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका, प्रदूषण, और उसके बाद आपका ये पार्ट। तो ये टोटल मिला करके 75 मार्क्स का आता है, और तीनों को डिवाइड करोगे तो 20-25 या 20 से 25 नंबर का आता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे अच्छा सोर्स है मार्केट में जो अच्छी बुक्स हैं उसको आप फॉलो कर सकते हो, अलग अलग कोचिंग एकेडमी का आपको मिलेगा, जिसमें आप देखना बेहतर कंटेंट होगा उसको आप फॉलो करते हो। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आपका करना है इंटरनेट पे सर्च करना है, टॉपिक को डालना सेम,
यही टॉपिक आप डाल देना वहाँ पे। पहला टॉपिक ये है आपका परिभाषा अनुवांशिक प्रजाति और पारिस्थितिकीय तंत्र की विविधता, इसको आप डालोगे तो आपके पास एक कंटेंट आ जाएगा। उसमें आप आज एआई का यूज़ कर सकते हो। आप बहुत सारे एआई हैं, ग्रोक एआई है, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, इन सब का यूज़ करके आप अच्छा बेहतर नोट्स बना सकते हो। उसमें आप लिख देना, ये टॉपिक डालने के बाद लिखना सीजीपीएससी या यूपीएससी के लिए मुझे एक शॉर्ट कंटेंट चाहिए जो मुझे लगभग 200-250 शब्दों में, आप पॉइंट वाइज बताओ, ऐसा लिखना। तो आपको पॉइंट वाइज लिख के देगा, ठीक है। और अपना अपना नोट्स तैयार करो, कुछ चीज़ें गूगल में डालो, गूगल का अपना ही है जेमिनी, वो आपको खोज के देगा। इन सब चीज़ों के लिए आपका बेस्ट नोट्स होगा ना, यहाँ पे आप बता रहा हूँ 45 to 50 नंबर आप प्राप्त कर सकते हो, और ये एज देगा आपको सिलेक्शन की ओर। क्योंकि पेपर 4 में मार्क्स कितना आ रहा है, 80 से लेकर के 110, आप देखे होगे पिछले साल, ठीक है। जिसका 100+ था उसका सिलेक्शन, और जिसका 100 से नीचे था वो आज बैठे हुए हैं, आपको क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो ये है इस पेपर में, और ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। पेपर 1 और पेपर 4 का पार्ट 1 और 3, इस बार पेपर 4 का पार्ट 1 बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया था, आउट ऑफ सिलेबस भी था, लेकिन ये सेक्शन जो था ना अच्छा आया था। तो याद रखना कि इस पेपर में 80 से 110 मार्क्स ज़्यादा नहीं आया, और 100+ आप क्रॉस करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जिनका भी सिलेक्शन हुआ होगा देखना पिछले साल 2023 पीएससी में सबका मार्क्स कितना है, 100+ है। अब देखना टॉप 100 निकाल के, ठीक है। चलो अभी हम लोग आते हैं टेस्ट आपका जो हुआ था उस पर देखते हैं। आ गया 4 पार्ट 2, ठीक है। पेपर 4 पार्ट 3 आपको मॉडल आंसर ग्रुप में मिल गया होगा, ठीक है। ये देखो कई लोग ना जियो फिशिंग को वो फिशिंग वाला लिख के आ गए थे, ठीक। कुछ का कॉपी में देखा था फिशिंग वाला लिखा हुआ था, और हाल ही में अभी कॉपी मेगा में कोई लिखा है कि उसमें बालों का झड़ना और बम का फूटना, भाई ऐसा लिखना, एग्जाम्पल नहीं लिखना है, ठीक है। तीव्र रासायनिक अभिक्रिया और मंद रासायनिक अभिक्रिया में, क्योंकि चेकर का एक अपना लेवल होता है, आप उसको बच्चे जैसी नहीं लिख सकते वहाँ पे कि बम का फूटना तीव्र रासायनिक अभिक्रिया है और बालों का झड़ना मंद रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अभिक्रिया क्या होता है, हमेशा रिएक्शन दिखा जाता है, आपके लिए वहाँ पर रिएक्शन होना चाहिए। अब अगर आपके पास मैं बोला हूँ कि एग्जाम्पल लिखना है, पर ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल नहीं देना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर नहीं पता तो नहीं लिखिए, लेकिन ऐसा गलत मत लिखिए, ठीक है। तो जियो फिशिंग का अर्थ यहाँ पे साइबर सुरक्षा संबंधित था, और कोई लोग यहाँ पे फिशिंग को लिख के आ गए थे, ठीक है, कि जब जाल में फंसाना लोगों को देख करके, ठीक है, वो वाला नहीं है। ये साइबर सुरक्षा से जुड़ा शब्द है, धोखाधड़ी के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें आप पॉइंट वाइज यूज कर सकते थे, पर ये थ्योरी रूप में लिखा हुआ है। कोई जरूरी नहीं कि मॉडल आंसर आपके लिए सिर्फ दिया जाता है कि इस तरीके का एक आदर्श होता है एक मॉडल आंसर, लेकिन यही लिखना है ऐसा जरूरी नहीं है। आप इसको, आपके पास 5 लाइन है, आप इसी को पॉइंट वाइज लिख सकते हो। जियो फिशिंग शब्द साइबर सुरक्षा जुड़ा शब्द है, इसका यूज धोखाधड़ी के लिए किया जाता है, या जैसे यूजर के जीपीआई वाईफाई मोबाइल लोकेशन को दुरुपयोग करके इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग हेडिंग डाल सकते हो, प्रयोग, इसका प्रयोग इसके लिए किया जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका पॉइंट वाइज आंसर लिख सकते थे, ठीक है। ये सिर्फ आदर्श के रूप में आपको एक मॉडल के रूप में दिया गया है, कोई जरूरी नहीं कि ये लिखना है, और यही सही है, ठीक है। आप जितना बेहतर कर सकते हो आप उसमें करो। यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप उसको ट्राई करो उसको बनाने का। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, टेस्ट सीरीज से ना हो क्या क्या की वर्ड्स आ जाता है, जैसे आपसे ना महासागरीय ऊर्जा के विभिन्न रूप लिखिए, ठीक है। अगर महासागरीय ऊर्जा के बारे में पूछ देगा, विभिन्न रूप ना लिख करके महासागरीय ऊर्जा क्या है 2 नंबर में, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि विभिन्न रूप आएगा, हो सकता है ओटेक पूछ देगा, ओटेक पूछा गया ना, ओशन थर्मल एनर्जी को। अब महासागरीय ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या है, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, लवणीय प्रवणता ऊर्जा, समुद्री धाराओं की ऊर्जा। अब इनमें से कोई भी एक पूछ सकता है वहां पे, तरंग ऊर्जा क्या है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन के आंसर से भी क्वेश्चन बन सकता है, और मेंस में आया हुआ है, आप चेक करोगे तो, ठीक। तो इस तरह के प्रकार आप पूछा गया, संक्षिप्त परिचय भी दीजिए। जब तक आपसे नहीं पूछेगा केवल रूप लिखिए तो आप रूप लिख के आ जाना, इतने इतने रूप हैं, ठीक है। 2 नंबर के लिए ज्यादा पढ़ने, लेकिन यहाँ पूछा गया संक्षिप्त परिचय भी दीजिए, तो यहाँ नाम लिखे और परिचय भी दे दिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वांटम कम्युनिकेशन क्या है। तो क्वांटम कम्युनिकेशन एक संचार व्यवस्था जुड़ा शब्द है, संचार व्यवस्था के लिए आता है, और ये कुछ क्वांटम क्यूबिट्स, आजकल क्वांटम कंप्यूटर आ रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर जो होता है क्यूबिट्स पर आधारित होते हैं, जैसे अभी केबी एमबी जीबी आ रहा है ना, अब क्या होगा क्यूबिट्स आएगा, वो क्वांटम कंप्यूटर पर आधारित है। तो कुछ सिद्धांत आधारित होते हैं, इसमें जानकारी के प्रकाश कणों का यूज किया जाता है। आप इसको पॉइंट वाइज कर सकते हो, इसमें
जानकारी के लिए प्रकाश पड़ों का यूज किया जाता है। क्वांटम कम्युनिकेशन संचार व्यवस्था से जुड़ा शब्द है। ऐसे करके आप इसमें पॉइंट वाइज आंसर इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट टाइगर और एनटीसीए भी संबंध पूछ रहा है, तो यहाँ पे अंतर के रूप में भी बताया गया है। आप चाहो तो संबंध बता सकते हो पॉइंट वाइज, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर में क्या किया जाता है और एनटीसीए क्या काम करता है, इसमें आपको ऐसा ज़्यादा अच्छा इन्होंने पॉइंट वाइज ना लेकर के अंतर के रूप में बता दिया गया है संबंध, ठीक है। आप चाहो तो आप थ्योरी में लिख सकते हो संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं, इसका पारिस्थितिक तंत्र में महत्व बताइए। अब की स्टोन प्रजाति क्या है, देखो यहाँ पहला से दूसरा क्वेश्चन क्या था। अब इसमें देखो जियो फिशिंग क्या है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा शब्द है, कंप्यूटर शब्द है। दूसरा क्वेश्चन महासागरीय ऊर्जा, देखिए पहला टॉपिक आपका क्या था ना, एआई का प्रयोग, तो पहला क्वेश्चन वहां से है। दूसरा क्वेश्चन ऊर्जा से है। तीसरा क्वेश्चन आपका कहाँ से है, क्वांटम कम्युनिकेशन एआई से है, टेक्नोलॉजी से है। तीसरा क्वेश्चन आपके पर्यावरण से है, प्रोजेक्ट टाइगर और एनटीसीए। चौथा क्वेश्चन है आपका की स्टोन प्रजाति, यानी कि आपका जीव जंतु वाला उसमें जो पार्ट था कृषि वाले से, ठीक है, नहीं सॉरी पर्यावरण से ही है, पर्यावरण से, जैव विविधता से की स्टोन प्रजाति। तो हर पार्ट से क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना, तो हर पार्ट से क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी। 2023 पैटर्न पे तैयार किया गया था। की स्टोन क्या प्रजाति है जिसका अपने परितंत्र पर प्रभाव पड़ता है, उसकी संख्या जैव द्रव्य की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है। इनकी विलुप्ति से परितंत्र असंतुलित हो जाता है। ये ऐसे प्रजाति होते हैं जिससे विलुप्ति से परितंत्र क्या होता है, असंतुलित हो जाता है। तो इससे बहुत इसका महत्व बोला गया है, तो महत्व इसे पॉइंट डाल सकते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, महत्व को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको महत्व यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। आपके पास लाइन क्या है, 2 नंबर में स्पेस कम रहता है, 5 लाइन है आपके पास, तो आप महत्व यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। देखना कई लोग टॉपर लोग सीधे यही शुरू कर चुके हैं, तो कोई जरूरी नहीं। हाँ, हालांकि ये लाइन के इधर नहीं लिखना चाहिए, पर 1-2 शब्द चले जाए तो उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि आपके लिए मर्डर हो जाएगा। पर इतना याद रखना कि लाइन से इधर कोशिश करना है कि इधर लिखना है, ठीक है। हमेशा लाइन से लेफ्ट साइड लिखना है आपको, ठीक है, इधर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत जैन परियोजना का है, इसका मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स बताने। पहले बताएंगे भारत जैन परियोजना 2 लाइन में और प्रमुख उद्देश्य, ठीक है। तो कम से कम 4 से 5 उद्देश्य बता दीजिए छोटे छोटे पॉइंट्स में। और भारत जैन परियोजना का है एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य है भारतीय भाषाओं का विशेष रूप से कम प्रतिनिधित भाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में एआई का विकास करना है। तो भारतीय भाषाओं का एआई के रूप में विकास करने के लिए इस परियोजना को लाया गया था। तो ये भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा शब्द है, ठीक है। फिर आपका देखो कंप्यूटर से आ गया। हर साल कंप्यूटर से, इस साल कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर और एआई से लगभग 18 से 20 नंबर का आया हुआ था कंप्यूटर और एआई से। प्राथमिक मेमोरी के बारे में बताइए। प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, सबसे वह मेमोरी जिससे डाटा और प्रोग्राम, हाँ टेम्पोररी मेमोरी होती है। और इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, इसमें आपका अपवाद होता है रोम, रैम रोम होता है, और रैम के भी कई प्रकार है, रोम के भी कई प्रकार है। तो प्राथमिक मेमोरी में रैम, रजिस्टर, कैश मेमोरी आते हैं। इसके अलावा रोम जो है इसका अपवाद है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल लिख देना था इसमें, जैसे रोम, कैश, रजिस्टर लिखा हुआ है। अब देखो कृषि में उपयोग होने वाले कितने 4 कीटनाशक का नाम लिखिए। आपसे 4 कीटनाशक नाम पूछ रहा है, ये 4 का नाम लिख दो। ये लाइन छोड़ा गया है, ऐसे ही इसमें जबरदस्ती लिखने की जरूरत नहीं है। 4 का नाम लिखना, आप 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, आप ऐसे लिख सकते हो। आप चाहो तो आप 5-6 भी लिख सकते हो, लेकिन तो शुरू के जो 4 होने चाहिए वो सही होने चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, शुरू के 4 में कुछ और लिख दिए, फिर लास्ट में आता है 5-6 भी जाता है, जो लिख दिए। तो चेकर क्या करता है, पहले दिमाग क्या करता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देखता है। अगर वो 4 सही है तो क्या करेगा, नंबर देगा 2 में 2, और 4 गलत है, बाकी आप 5, 6, 7, 8, 12, 20 भी लिख लो, लेकिन वो शुरू के 4 को ही देखेगा। जनरली ऐसा होता है। चेकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका नंबर देना चाहता है नहीं देना चाहता है। पर जनरली क्या करना है, तो 4 कीटनाशक नाम है, वो शुरू में 4 कीटनाशक नाम सही वाला होना चाहिए। बाद में आप कुछ भी लिख दो, 5, 6, 7, 8। कई लोग होता है चुल मचता है, मैं 6, 7, 8 भी लिख देता हूँ, ज़्यादा नंबर देगा, 2 में 2 नंबर मिलेगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में फुल नंबर मिलते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन में आपको 1.5 नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा। कभी भी ना 4 नाम लिखो, 4 प्रकार बताओ या प्रकार के बताओ। तो इस तरह के जब क्वेश्चन मेंशन कर दिया जाता है तो उसमें फुल नंबर आपको मिलता है। लेकिन जहाँ बोल जाएगा व्याख्या बताओ, महत्व बताओ, विशेषताएं बताओ, उसमें आपको फुल नंबर कभी नहीं मिलेगा, 2 में 2, 1.5 नंबर मिलेगा। आप देखना कॉपी चेक पुराने टॉपर्स का 1.5 मिला हुआ है लोगों को, पर कभी 2 नहीं मिलता। ऐसे क्वेश्चन में 2 में 2 मिलता है। तो सही काम ये करना है कि शुरू के 4 को सही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
4 नंबर वाला, ड्रोन तकनीक क्या है, रक्षा क्षेत्र में इसका उपयोग की विशेष जानकारी दीजिए। तो पहले बता दो आप ड्रोन तकनीक क्या है, जैसे बताया गया है ड्रोन तकनीक, फिर उसके बारे में उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो आप लोग बहुत बहुत जान सकते हो ड्रोन का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, हर जगह यूज हो रहा है। कृषि में भी आज ड्रोन का यूज़ कर रहा है। कृषि में ड्रोन का यूज़ करके दुर्ग की एक महिला है जो करोड़पति बन चुकी है। ठीक है, ड्रोन दीदी योजना के तहत, ये भी डाल सकते हो आप, है ना। इस रक्षा क्षेत्र में पूछा गया है, अगर आपका स्पेस है आप बताना चाहो तो कृषि के क्षेत्र में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब अंतर बोला गया है जहां भी, तो बताया था अंतर हमेशा डिवाइड करके लिखना है। अब कई लोग क्या करते हैं, आप यहाँ पे पारंपरिक कृषि लिख दोगे और यहाँ पे सतत कृषि लिख दोगे तो आपका एक लाइन खत्म हो जाता है। इसके लिए मैं बताया था कि आप पारंपरिक कृषि को यहाँ लिख दो और यहाँ से पहला पॉइंट शुरू कर सकते हो। ज़्यादा अच्छा होता है कि आप ऊपर में ऐसे हेडिंग डाल के लिख सकते हो। इससे क्या होता है, एक लाइन बच जाता है और आपका एक कंटेंट, एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ठीक है, ये सारे मॉडल आंसर है आपके पास, आप देख सकते हो। बस बता रहा हूँ कि कैसे आपको डील करना है एग्जाम में। ठीक, अब देखो यहाँ से कृषि से क्वेश्चन बड़ा है 4 नंबर में। एक क्वेश्चन क्या है, एआई से है, मतलब रक्षा क्षेत्र से है, जो आपका पहला और दूसरा यूनिट था, वहां से एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से है, कृषि से है, ऊर्जा वाले से, ऊर्जा में था ना कृषि। और तीसरा क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट कार्बन ट्रेडिंग। ये अभी ना करंट में थोड़ा चर्चे में था, कार्बन क्रेडिट कार्बन ट्रेडिंग, जो जो कॉप होता है, कॉप 29, वहां पे इसका मुद्दा उठाया गया था, इसलिए क्वेश्चन को डाला गया है। तो ये आपका पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मतलब हर सेक्शन से एक क्वेश्चन है ना। 2023 पैटर्न पे क्वेश्चन बना हुआ था। तो कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, आप चाहो तो इसको बीच से बता सकते थे या फिर ऐसे बता सकते थे, दोनों तरीके से बता सकते हो। हाँ, मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी ना आपके लिए ये करना है कि जब एग्जाम में आप लिखते हो ऐसे इस तरीके से जब क्वेश्चन लिखोगे और वहां पे ना अंडरलाइन करना मस्ट होता है। अंडरलाइन कर सकते हो इसको, इससे क्या होगा, ये आपका उभर के दिखता है ये चीजें, है ना। ऐसे कार्बन ट्रेडिंग मैंने देखा था, टॉपर्स लोग ऐसे कर देते हैं। ठीक, कई लोग ऐसे गोला गोला बना देते हैं, ये वाला काम मत करना। गोला शब्द बताया था निगेटिव के लिए यूज किया जाता है, आप ऐसे बॉक्स बनाइए। ठीक है, अंडरलाइन कीजिए, और जिसमें अंदर लगता है कुछ चीजें जैसे हरित गृह गैस, यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं। लिखते लिखते क्या होता है, कई लोग लिख के अंडरलाइन करते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये क्योटो प्रोटोकॉल, अब लगता है कि चेकर को दिखेगा ये हरित गृह गैस क्योटो प्रोटोकॉल दिखाना चाह रहे हो आप, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर दो। या फिर आपको बताया होगा कि डबल इन्वर्टेड कोमा कब डालना है। डबल इन्वर्टेड कोमा किसी कही गई बातों के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा लगाता है, जब अपनी बातों को बताना होता है तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं हम लोग, सिंगल। या फिर इसमें अंडरलाइन कर सकते हो, ये बेस्ट तरीका होता है अंडरलाइन वाला, जो लोग फॉलो करते हैं। तो आप इसमें क्या दिखाना चाहते हो चेकर को, आप अंडरलाइन करते चलो लिखते के साथ। ठीक है, तो इसको आप दोनों तरीके लिख सकते थे, अंतर के रूप में या फिर इस तरीके। जब भी इस तरीके लिखे हुए तो हेडिंग को क्या करना है, बॉक्स में डालना है और चीजों को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है तप्त स्थल क्या है, हॉटस्पॉट के बारे में, और तप्त स्थल का विवरण दीजिए। तो भारत में 4 हॉटस्पॉट है। तप्त स्थल क्या होते हैं, इसका एक नॉर्म्स है, 1500 से अधिक प्रजाति होनी चाहिए और जिसकी आवासीय 70% हो जानी चाहिए, और कुल जीवों का 0.5% या 1500 बोला गया है। तो ये 2 से 3 इसके है, वो उसको लिखना पड़ेगा आपको। हॉटस्पॉट की संकल्पना कौन दिया था, नॉर्मन मायर्स। जिससे नॉर्मन मायर्स दिए थे, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर देते। ठीक है, हालांकि मॉडल सब नहीं है पर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप नॉर्मन मायर्स लिखोगे, इनकी संकल्पना, इतना लिखने में जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लिखो, अगर आप तप्त स्थल क्या है तो पहले बताओ, तप्त स्थल के बारे में बता दो, संकल्पना डैश मार के नॉर्मन मायर्स इसने दी थी, लिखने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मन मायर्स इसमें आप लिखने की जरूरत है कि नॉर्मन हॉटस्पॉट की संकल्पना पर्यावरण नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 दी थी, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा लिख सकते हो, संकल्पना नॉर्मन मायर्स वर्ष 1988, चेकर समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, और हॉटस्पॉट्स के क्या मानदंड है, उस पर लिख दो हॉटस्पॉट के मानदंड 1500 या 0.5%। ठीक है, 70% आवासीय क्षति कारण नष्ट हो चुके हो। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, तप्त स्थल क्या है और तप्त स्थल का विवरण दीजिए। ये पर्यावरण से आपका क्वेश्चन है, पहले बता दिया मैं 3 लाइन में तप्त स्थल क्या है। तप्त स्थल के विवरण में आपका 4 तप्त स्थल है, उसको बताना, एक एक लाइन में लिख देना है कहाँ कहाँ मिलता है। जैसे कि आपका हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे मैप बना सकते हो छोटा सा, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, मैप बना सकते हो। इस सेक्शन में मैप बनाने क्या करना, पहले ऐसे लाइन खींच देना, जैसे मैप बनाते हैं ना, मैं टॉपर्स लोग का देखा हूँ, वो क्या करते हैं, ऐसे एक लाइन खींच देते हैं पहले से, यानी कि ऐसे बॉक्स बना देते हैं। अब इसके अंदर क्या बनाएंगे, मैप बना देंगे।
ठीक है, ये इसमें हॉटस्पॉट दिखा देंगे। इससे क्या होगा, ये पहले से आपका बॉक्स बन चुका, आप इसे इधर से आपका जगह लिखते लिखते क्या होगा, ये जनजातीय इधर आ जाता है, आता है ना, तो ये नहीं जाएगा। पहले से आप बॉक्स बना के आप मैप बना लोगे तो आपका ये इधर नहीं आएगा वर्ड। ठीक है, तो ये अच्छा तरीका होता है। और हमेशा ना मैप इधर ही बनाना चाहिए अपने राइट साइड में, मतलब आपका जब कॉपी लिख रहे हो तो इधर राइट आएगा, कॉपी लिखेंगे तो इधर बनाना चाहिए। और इस ऐसे तरीके के जब विवरण का नाम दे रहा है और कहाँ कहाँ है भारत में, इसके लिए मैप बनाना जरूरी है। ठीक है, 2 नंबर में मस्ट नहीं है, पर 4 8 में मैप बनाना जरूरी है। अब बोला गया एआई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है इसी साल। ठीक है, एआई क्या है, इसके बारे में जॉन मैकर्थी ने सबसे पहले संकल्पना दी थी। एआई मानव बुद्धिमत्ता पर आधारित है, ऐसा आप जानते हो आप लोग, अब ये सारा लिखा हुआ है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये 3 क्वेश्चन किससे था, शुरू का क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या था, पहला क्वेश्चन था, हाँ पहला क्वेश्चन था एआई से, ड्रोन टेक्निक से, यानी कृषि रिलेटेड था, मतलब रक्षा रिलेटेड था। ठीक है, दूसरा था पारंपरिक कृषि, कृषि वाला था यूनिट 2 से। तीसरा क्वेश्चन था पर्यावरण से। चौथा क्वेश्चन था तप्त स्थल, ये भी पर्यावरण से था। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन था टेक्नोलॉजी से, जो कंप्यूटर आप बोल सकते हो, एआई शुरू का जो यूनिट है। तो कंप्यूटर से ना लगभग आपका आप देख चुके हो 3 क्वेश्चन अभी तक मिल चुका होगा, 4 4 और 2, 4 4 8 और 2 10 नंबर अभी तक मिल चुका ना। तो इस साल सबसे ज्यादा नंबर आया था 18 से 20 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नत बीज, अब कृषि वाला आ गया, एक क्वेश्चन कृषि से है, परंपरागत बीजों की तुलना में इसके लाभ का वर्णन कीजिए। उन्नत बीज क्या होते हैं और परंपरागत बीजों की तुलना में इसका क्या लाभ है, तो ये सारा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसके पहले बता देना है उन्नत बीज क्या होते हैं, फिर उसके लाभ क्या है। तो ये लाभ को आप हेडिंग डाल सकते हो ऐसे अलग से, उन्नत बीजों के लाभ, ये पूरा बॉक्स में डालना है। जहां भी आप लिखते हो ना ऐसे हेडिंग, उसको कोशिश करना है कि बॉक्स में डालना है और चीजों के अंदर अंडरलाइन करना है। ठीक है, जैसे इसकी उत्पादन क्षमता अधिक होती है तो उस पर अंडरलाइन कर दिए। अंडरलाइन करना नहीं भूलना है, अंडरलाइन करने से क्या होता है कि आप चेकर को दिखाना चाहते हो कि मैं इस पे मैं जोर डाल रहा हूँ, है ना। तो जैसे गुणवत्ता, प्रतिरोधक क्षमता, ये दिखेगा उसको, अनुकूलन क्षमता, वो पूरा नहीं पढ़ेगा। अगर पूरा पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, वो इसको देखेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उत्पादन क्षमता, इसके लाभ क्या हैं ये देखेगा वो। उत्पादन क्षमता आप बताना चाहते हो, उत्पादन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, गुणवत्ता, अनुकूलन क्षमता, परिपक्वता, संसाधन का उपयोग, ये बताना चाहते हो आप, वो इतना देख के समझ जाएगा अंदर क्या आप लिख रहे हो। ठीक है, अब कोशिश करना है कि ये लाइन से इधर लिखना है, इधर नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पढ़े थे हम लोग आपका प्रदूषण में, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की उपलब्धियों और चुनौतियों पर प्रकाश। देखिए 2 अच्छी क्वेश्चन है, पहले बताना है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की उपलब्धि क्या रही अभी तक और चुनौती क्या रही। इसमें आप अंबिकापुर मॉडल को समझा सकते हो। ठीक है, और इस साल का डाटा भी आया हुआ है, इंदौर लगातार, सूरत लगातार टॉप पे रहा है। तो ये देखो वो जो मैं समझा रहा था आप लोग को, डोर टू डोर कलेक्शन, पृथककरण, प्रसंस्करण, नगरीय निकाय क्षमता में वृद्धि, जन जागरूकता, तो ये सब चीज़ बताया गया है। चुनौतियाँ क्या है, पहले उपलब्धियाँ फिर चुनौतियाँ। ठीक है, फिर अगर आप चाहो तो लास्ट में कंक्लूजन डाल सकते हो, 1 लाइन का कंक्लूजन, 1 से 2 लाइन का कंक्लूजन होना चाहिए। 8 नंबर में खास करके कंक्लूजन होना चाहिए, 4 में आप ना भी लिखो चलेगा, और 8 में आपको कंक्लूजन लिखना चाहिए। अब ये 2023 में एक क्वेश्चन आया था कि इंटरनेट से जुड़ी शब्दावली, अभी हम लोग 10 नंबर का देख चुके हैं कंप्यूटर से, ये 8 नंबर का, 10 8 18 हुआ। 2023 में भी 18 नंबर का आया था, अब इस साल भी 18 से 20 नंबर का आया था, तो 10 नंबर या 8 18 नंबर। देखो इंटरनेट जुड़ी शब्दावली को संक्षेप में वर्णन बताइए, अलग अलग चीजें बताया गया है कि डब्ल्यू का क्या अर्थ होता है, ईमेल का क्या अर्थ होता है, ऐसे 8 है, 8 से 10 लाइन आपको कंप्लीट करने के लाइन में, एक एक चीजों को एक एक लाइन में कंप्लीट करना था। डब्ल्यू का अर्थ बता देंगे, इसकी जनक या फिर इसकी खोज किसने की थी और किस लेख का अर्थ दिया है, नाम, अर्थ, प्रयोग। ठीक है, ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल अर्थ होता है फुल नेम। ठीक है, रे टॉमलिंसन ने इसको खोजा था, मतलब पहले से किया था 1971 में, इसका यूज किया था संदेश भेजने के लिए। पहले जो चिट्ठी भेजते थे, आजकल क्या कर रहे हैं हम लोग, ईमेल भेज रहे हैं। इतने लिख दो, जनरल चीजें जो आप जानते हो। ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखने की जरूरत नहीं है। बिग डाटा क्या है, जो आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सअप में देखते हो ना, चप्पल, जूता, खाने का चीज, और साथ में फिर अगर नींद खोलोगे तो फिर वही दिखेगा। आप देखना एक चीज, आज आप जूता सर्च करना जा करके, कहाँ पे, फ्लिपकार्ट पे। ठीक है, और 4-5 बार उसको देखना, 4-5 दिन तक आपको हर जगह क्या दिखाएगा, जूता का ऐड आएगा। तो आपके डेटा को क्या कर रहा है, वो ऐड कर रहा है, वो हर जगह वो दिखाते हैं। इससे जो क्या होता है, डेटा कलेक्ट हो जाता है किसके पास, कंपनियों के पास। उसे क्या बोलते हैं, बिग डेटा। और ये क्वेश्चन आया हुआ था अलग से, बिग डेटा क्या है, मेंस पेपर में। ठीक है, बिग डेटा आया था इस साल। ठीक है, तो बिग डेटा एक अलग से क्वेश्चन बन गया। सोचो ये यहाँ पे डाला हुआ है, ये बिग डेटा एक क्वेश्चन भी आया हुआ था अलग से।
ई कॉमर्स क्या है अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं अलग से, ठीक है। तो ये सब समझाया यहाँ पे। अब देखो बड़े क्वेश्चन में है, तो मैंने बताया था कि 15 नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, आपको चूज करना है कि किस में हमारे पास पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दोनों में से आपको लगता है कि दोनों में से पॉइंट कौन सा है? पहला क्वेश्चन क्या है, एनालिटिकल है, दूसरा क्वेश्चन फैक्चुअल है। तो कोशिश आपको ये करना है कि किसमें ज़्यादा मेरे पास पॉइंट बनेगा, जिसमें ज़्यादा पॉइंट बनेगा उसको आपको लिखना है, बताया था। और मैं शुरुआत करता हूँ 15 से। आप क्या करते हो वो आप एक बार सर्च करना, मतलब सॉरी प्रैक्टिस करना कि मेरा 15 नंबर लिखने में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि 15 नंबर वाले में क्या करना पड़ता है, पॉइंट बनाना पड़ता है। पॉइंट क्या कैसे बनेगा, जब आप सोचोगे, पहले जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको पहले क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, फिर क्या दिया जाता है, कॉपी दिया जाता है। तो क्वेश्चन पेपर में आप टिक कर लो, अगर आप बाद में लिखना है तो आप उसमें रफ पेज होता है आपकी कॉपी में, उसमें पॉइंट लिख लो कि नाभिकीय प्रदूषण के प्रमुख कारक और इसे नियंत्रण करने के उपाय। देखो नाभिकीय प्रदूषण आप जानते हो क्या होता है, पर कारक और उपाय इसमें पॉइंट बन सकता है। तो कारक 4-5 लिख लिए वहाँ पे फटाफट पॉइंट, और उपाय लिख लिए। अब आप बाद में लिखते रहोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है कि पहले बात आपको इसमें से चूज करना होता है कि कौन सा में मेरा बेस्ट कंटेंट है। जैसे मैं भी कभी भी लिखता हूँ तो मैं प्रदूषण लिखता हूँ, मेरा 3 बार लगातार मेंस में 15 में 12 13 ऐसे मिला हुआ है, 12-13 प्रदूषण में अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। और इस साल नहीं आया था प्रदूषण, हाँ मैं प्रदूषण लिखता हूँ। तो आप देखो टेस्ट में या फिर एग्जाम में आप लिखोगे तो समझ में आएगा कि किस में मेरे को नंबर मिल रहा है। तो मैं अपना बेस्ट पार्ट खोजता हूँ उसमें से, दोनों में से। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि क्या आपको लगता है आर्थिक विकास और वन्य जीव संरक्षण एक साथ चल सकते हैं? अपना तर्क रखें। अब यहाँ पे ऐसा कोई मॉडल आंसर नहीं होता, अपना तर्क रखें। आपके तर्क क्या हो सकते हैं, इनके तर्क क्या हो सकते हैं, इनके तर्क अलग हो सकते हैं। यहाँ पे जितने बैठे लोग सबके तर्क अलग होंगे। तो इस पे क्या है, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है और इसमें नंबर मिलना कम होता है, क्योंकि क्या होता है सबके तर्क, किसका तर्क उसको अच्छा लग रहा है वो उसके चेकर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो खास करके बड़े क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा पॉज लेना है, चीज़ों को सोचना है। और पॉइंट 8 और 15 में खास करके 8 के 3 क्वेश्चन होते हैं, 24 नंबर और 15, ये आपका बड़ा सेक्शन होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पहले लिखूँ, आप भी आप कोशिश करो कि इसको पहले लिखने का प्रयास करो। इसमें क्या है, आपका यहाँ पे 15 में 13 मिल रहा है, 8 में 6 मिल सकता है ना। तो ये आप सोच के जब लिखोगे ना, उसमें 2 नंबर में क्या है, पॉइंट वाइज चीज़ें लिखनी है। आप 4 पॉइंट लिखोगे आपको 2 में 2 भी मिलेगा, और कोई पूरा भर के लिखेगा तो भी 2 में 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो 2 नंबर में खास करके उतना टाइम नहीं देना है, आपको टाइम देना है तो 8 और 15 में दो, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक आपका मॉडल आंसर इसमें लिखा हुआ है। देखो जो मैंने बोला था, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक ऐसे लिखना है दोनों में। अब प्राकृतिक कारक में क्या क्या होता है, मानवीय कारक क्या होता है, इसी को डील कर देना नीचे में, ठीक है। जैसे मैं लिखता तो क्या करता, यहाँ पे मैं एक्स बॉक्स बना देता, पहले नाभिकीय प्रदूषण क्या है उसका अर्थ, और यहाँ पे क्या करना है, ऐसे छोटा सा बॉक्स बना देना, जैसे मैं करता हूँ, ठीक है। ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे लिखूँ कारक, ऐसे लिखूंगा प्राकृतिक, ऐसे मैंने लिखा होता, और ये मानवीय, इसमें 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। अभी इसमें चेकअप क्या दिख रहा है कि मैंने प्राकृतिक और मानवीय कारक में यहाँ पे दिखा दिया, और इधर क्या बता दिया, ये नाभिकीय प्रदूषण क्या होता है, ठीक है। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो इसी कारक को क्या करूंगा, यहाँ पे डील करूंगा। जो यहाँ पे इतना बड़ा दिखाया गया है, कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लाइन ज्यादा होता है उसको भरने के लिए जबरदस्ती का बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, वहाँ पे बॉक्स बना करके यहीं पास साइड में, और इसमें क्या करेंगे, प्राकृतिक कारक मानवीय कारक दिखा देंगे, और हर कारक को डील करेंगे एक लाइन में। और मैंने ऐसा किया था, लगभग 6-6 पॉइंट बनाया था दोनों में, तो 12 पॉइंट तो ऐसे हो गया, प्राकृतिक में 6 और मानवीय में 6-7, लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद उपाय पूछा गया है, हेडिंग डालना उपाय, फिर लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन, इसमें कंक्लूजन ऐड नहीं है क्या, हाँ कंक्लूजन आपको डालना जरूरी है, इसमें लिखा हो या ना हो, आपको कभी भी पॉल्यूशन में कंक्लूजन लिखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ, आगे क्लास जो है धर्मेंद्र से लेंगे। पॉज कर दीजिए।